हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि यहाँ पर जो सामग्री है वो धातु है या अधातु हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे और मेटल्स और नॉन मेटल के यूजेस हम पढ़ेंगे कि उनका उपयोग क्या क्या होता है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो बच्चों, हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो है हमारा मेटल्स को, प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। यानी कि जो मेटल्स होती हैं उनके भौतिक गुणों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि उनके अंदर भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला भौतिक गुण, जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर पूरे मेटल्स के गुण पढ़ेंगे। पहला दिया है मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी। यानी कि जो धातुएं होती है वो ठोस होती हैं, अपवाद के रूप में है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी भी मेटल है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। दूसरा है हमारा मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। यानी कि यहाँ पर जो मेटल्स होती हैं वो मेटल्स कैसी होती, कठोर होती हैं। कुछ अपवाद हैं जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम और सोडियम। ये मेटल्स जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि ये मुलायम रूप में मौजूद है। अगला मेटल का हम जो गुण देखें वो है मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर साइन। यानी कि जो धातुएं होती हैं उनमें चमक होती हैं। जब हम किसी धातु को काटते हैं तो उसके जो ताज़े पीस, तुरंत हमने उसके जो पीस किए हैं उन पीस के अंदर आपको चमक दिखाई देगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो चमकदार होती है, यानी कि धातुओं में चमक होती है। अगला जो पॉइंट है हमारा, मेटल्स आर मैलेबल कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट्स। यानी कि जो मेटल्स होती हैं, जो धातुएं होती हैं, उनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। मैलेबियल का मतलब होता है आघात वर्धनीयता। तो उसमें ये गुण होता है कि हम किसी भी धातु को जब बिटन करते हैं, हैमर की सहायता से उसको जब हम कूटते हैं, पीटते हैं, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि उसकी एक मोटी शीट बन जाती है। तो यह भी एक मेटल का गुण है। दूसरा मेटल का गुण हम देखें 5वें नंबर का, वो है मेटल्स आर डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जो मेटल्स होती हैं उनमें तन्यता का गुण होता है, यानी कि डक्टाइल का मीन्स होता है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि उनमें तन्ने का गुण होता है, उसको हम खींच सकते हैं और खींचने के बाद वो बन जाती हैं। इसलिए हम मेटल्स के वायर बनाते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम। इनके उपयोग, हम इस धातुओं का उपयोग वायर बनाने के लिए करते हैं। अगला जो मेटल का हमारा पॉइंट है 6 नंबर का, उसमें हम बात करते हैं मेटल से हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। जो मेटल्स होती है, धातुएं होती हैं, उनका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, यानी कि काफ़ी उच्च गलनांक पर वो गलती है। तो उनका गलनांक पॉइंट जो होता है, गलनांक बिंदु जिसको बोला जाता है, वो काफ़ी हाई होता है। गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, दे मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड। यानी कि गैलियम और सीजियम दो ऐसी मेटल्स है जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक बिंदु, वो कम होता है। यानी कि उनको अगर हम, हमारी हथेली जो होती हैं, हाथ की हथेली के ऊपर भी उनको अगर हम रखेंगे तो क्या होती है, पिघल जाएगी। अगला हम 7 पॉइंट देखें, मेटल्स है हाई बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जो धातुएं होती हैं उनका जो क्वथनांक बिंदु होता है वो काफ़ी हाई होता है। क्वथनांक बिंदु यानी कि उनका उबलने का जो क्षमता होती है वो काफ़ी हाई होती है, यानी काफ़ी ऊंचे बिंदु या ऊंचे बिंदु पर वो बॉइलिंग होना शुरू होती है। अगला मेटल का पॉइंट हम देखें मेटल के बारे में, वो है हमारा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर्स आर सिल्वर एंड कॉपर, पुअर कंडक्टर्स आर लेड एंड मर्क्यूरी। जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती है। उसमें अगर बेस्ट सुचालक की हम बात करें तो इसमें सिल्वर और कॉपर, ये दो धातुएं होती हैं जो ऊष्मा की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं। और पुअर कंडक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें जो ऊष्मा की कम चालक होती हैं वो होती हैं लेड और मर्क्यूरी। अगला हम देखें 9th नंबर पॉइंट,
मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर एंड कॉपर। यानी कि जो धातुएं होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, और बेस्ट सुचालक की अगर हम बात करें तो सिल्वर और कॉपर यानी कि चांदी और तांबा, ये विद्युत के अच्छे सुचालक माने जाते हैं। और भी होते हैं लेकिन ये बेस्ट सुचालक की श्रेणी में आते हैं। अगला पॉइंट हम देखें, मेटल्स आर सोनरस, प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन। यानी कि जो धातुएं होती हैं वो सोनरस यानी कि उनमें धातुएं जो होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। यानी कि जब हम उनको किसी चीज़ के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा जब हम उसको पीटते हैं या उसको ठोंकते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये मेटल है। तो इस तरीके से मेटल्स की हमने यहाँ पर 10 प्रॉपर्टीज़ देखी, जिसके द्वारा हमने उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझा कि उनकी भौतिक गुण क्या होते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये मेटल्स है। अगला जो हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भौतिक गुण पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के, यानी कि अधातुओं के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अधातुओं का पहला गुण देखते हैं हम। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, यानी कि जो अधातु होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों फॉर्म में वो पाई जाती हैं। सॉलिड्स कार्बन, सल्फर, फास्फोरस etc, लिक्विड ब्रोमाइन, गैसेस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन etc। सॉलिड यानी कि ठोस की अगर हम बात करें कि जो ठोस नॉन मेटल्स होती हैं उसमें कार्बन, सल्फर और फास्फोरस ये ठोस अवस्था में होते हैं। जबकि द्रव की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रोमाइन होता है, और गैस की अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। यानी कि नॉन मेटल्स है लेकिन ये सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस। यानी कि नॉन मेटल्स जो होती हैं वो मुलायम होती हैं, ये दूसरा गुण है अधातुओं का। इसमें अपवाद की हम बात करें तो डायमंड जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट पदार्थ माना गया है, सबसे कठोरतम पदार्थ माना गया है प्रकृति में। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन क्रिस्टल्स। यानी कि जो अधातुएं होती हैं उनमें चमक नहीं होती हैं, वो चमकदार नहीं होती है। इसमें अपवाद है, आयोडीन के जो क्रिस्टल होते हैं वो चमकदार होते हैं। अगला जो दिया है, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल। यानी कि जो नॉन मेटल्स होती है, जो अधातुएं होती हैं, उनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। 5वें नंबर पॉइंट की बात करें, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। यानी कि जो अधातुएं होती हैं उनमें तन्यता का गुण भी नहीं होता है, यानी कि उनको हम खींच नहीं सकते हैं, वो तन नहीं सकती है। अगला पॉइंट हम देखें, नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। यानी कि नॉन मेटल्स जो होती हैं, जो अधातुएं होती हैं, वो सॉलिड्स और लिक्विड्स होती हैं तो उनका जो लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, यानी कि जो उनका गलनांक होता है वो काफ़ी लो होता है। अगला पॉइंट है हमारा, नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी कि जो अधातुएं होती हैं ठोस और द्रव रूप में, उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है, यानी कि जो उनका क्वथनांक बिंदु जिसको बोला जाता है वो भी काफ़ी लो होता है। अगला हम देखें, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि जो अधातुएं होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी कि वो ऊष्मा की कुचालक होती है, उनमें कुचालकता का गुण पाया जाता है। अगला पॉइंट हम देखें, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। यानी कि जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की भी कुचालक होती हैं। अपवाद एक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि उससे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अगला जो हम देखेंगे, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। यानी कि जो अधातुएं होती हैं वो साउंड नहीं करती है, जब हम उनको पीटते हैं तो उनमें से किसी प्रकार का कोई साउंड प्रोड्यूस
नहीं होता है। तो इतने हमने 10 जो देखें 10 पॉइंट, ये अधातुओं के भौतिक गुण थे जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये अधातु हैं। तो इस तरीके से हमें धातु और अधातुओं को हमने समझा, उनके बीच हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट है, यानी कि अधातुएं बिल्कुल विपरीत होती है धातुओं के। तो इस तरीके से हम उनको आसानी से याद रख सकते हैं। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि यहाँ पर हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे धातु और अधातुओं के। पहला हम देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ अभिक्रिया हम देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं मेटल्स का कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेस, यानी कि जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती हैं और अभिक्रिया करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं। ये ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ जो पानी होता है उसके साथ रिएक्शन करके अभिक्रिया करके बेसेस यानी कि ये क्षार बनाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि जो मैग्नीशियम होता है वो एयर के अंदर जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम जो होता है वो पानी के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। अगला नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि जो अधातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। दीज ऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड, यानी कि हम बात करें कि ये ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, यानी कि अम्लीय ऑक्साइड होते हैं क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड का निर्माण करते हैं, ये एसिड बनाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल दिया है सल्फर बर्न इन एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जो सल्फर होता है वो एयर के साथ में बर्न होकर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, और सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सल्फरस एसिड, और सल्फर डाइऑक्साइड पानी जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फर एसिड बनाता है, यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल का वो निर्माण करता है। दूसरा हम देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मेटल्स हम देखते हैं कि मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन, यानी कि मेटल्स जो होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन का निर्माण करती है। एग्जाम्पल, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जो सोडियम होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन को बनाता है। दूसरा हम देखें, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी कि मैग्नीशियम जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अब यहाँ अधातुओं की अभिक्रिया की बात करें जल के साथ में, तो अधातुएं होती हो किसी भी प्रकार की जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। तीसरे नंबर का हम देखें रिएक्शन विथ एसिड्स। रिएक्शन विथ एसिड की अगर हम बात करें, यानी कि जो अम्ल होते हैं उनके साथ मेटल्स और नॉन मेटल की अभिक्रिया को हम देखते हैं। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म मेटेलिक साल्ट एंड हाइड्रोजन, यानी कि जो मेटल्स होती हैं वो अम्ल होता है उसके साथ अभिक्रिया करके मेटेलिक साल्ट का निर्माण करती हैं और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, यानी कि जो जिंक होता है
वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है और जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन का निर्माण करता है। अगला नॉन मेटल के बारे में हम देखें। मोस्ट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स, यानी कि अधिकतर जो अधातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ में किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती हैं। सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन जैसे सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो वाटर का निर्माण करता है। तो ये हमने रिएक्शन विथ एसिड के साथ में देख लिया। अगला जो हमारा है मेटल्स रिप्लेस मेटल्स, यानी कि अब बात करें कि जो मेटल्स होती है, धातु होती है, वो धातु को किस तरह से रिप्लेस करती है ये हम देखते हैं। तो पहला दिया है अ मोर रिएक्टिव मेटल्स रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, यानी कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को साल्ट सॉल्यूशन होता है उससे अलग कर देती है, यानी कि रिप्लेस कर देती है, हटा देती है। एग्जाम्पल में हम देखें मैग्नीशियम रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर, यानी कि जो मैग्नीशियम होती है वो अधिक रिएक्टिव मेटल्स है तो वो क्या करती हैं, वो कॉपर को रिप्लेस कर देती हैं कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन रहता है उसमें से, और मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर का निर्माण करती है। अगला हम जो देखें वो है हमारा जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर जिंक सल्फेट एंड कॉपर, यानी कि जो जिंक होती हैं वो भी कॉपर से अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए वो कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देती, हटा देती हैं और जिंक सल्फेट और कॉपर का वो निर्माण करती हैं। आयरन रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर, यानी कि जो आयरन होता है, आयरन भी कॉपर से अधिक क्रियाशील मेटल की श्रेणी में आता है, जिसके कारण वो कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से अलग कर देता है और आयरन सल्फेट और कॉपर का निर्माण करता है। बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स दे कैन बी अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पर हम जो देखते हैं कि जो रिएक्टिविटी है उनकी क्रियाशीलता के आधार पर जो मेटल्स होती हैं उनको हमने यहाँ पर अरेंज किया है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में, कि किस तरह से उनकी जो घटते क्रम कैसा है उसके आधार पर हमने उनको बांटा कि कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, फिर उससे कम कौन है। तो इस तरीके से हमने उसको यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। चलिए देखते हैं उसको। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, अब जो है क्रियाशीलता सीरीज को हम पढ़ेंगे, या धातुओं की जो क्रियाशीलता सीरीज है उसके आधार पर हम यहाँ पर देखते हैं। तो द अरेंजिंग ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, यानी कि यहाँ पर हमने जो धातु है उनको उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी के आधार पर अरेंज किया है और इसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पोटेशियम होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल की श्रेणी में आता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। उससे कम जो है वो सोडियम है, उससे कम है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। यहाँ पर धीरे धीरे इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीजेस हो रही है। अगला जो हम देखें तो जिंक से कम क्रियाशील जो है वो हमारा आयरन है। आयरन से के नीचे जो क्रियाशील है वो है हमारा लेड, फिर है हमारा हाइड्रोजन, फिर अगर हम बात करें तो कॉपर, फिर मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी के बाद अगर हम बात करें तो हमारा आता है सिल्वर, और सबसे कम जो क्रियाशील धातु होती है वो है गोल्ड, यानी कि सबसे लास्ट में गोल्ड आता है इस श्रेणी में। तो ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने उनको रिएक्टिविटी जो है उनकी उसके आधार पर देखा कि क्रियाशीलता के आधार पर कौन सी धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है और कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील है। इस सीरीज़ के द्वारा हमने धातुओं के इस गुण को देखा। तो बच्चों ये सीरीज़ आपको याद रखना है, इस सीरीज़ को याद कर लें आप, ताकि ये आपको हमेशा
काम आएगी। तो बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, इसके बचे हुए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ेंगे। थैंक यू।